हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। दोस्तों, त्रिकोणमिति का नाम सुनते ही बच्चे डरने लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई राक्षस हो। तो दोस्तों, आपकी इसी डर को दूर करने के लिए ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो लाया हूं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और त्रिकोणमिति के एक एक कॉन्सेप्ट को आप लोग बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में दोस्तों, त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोण। और मिति का मतलब क्या होता है दोस्तों? मिति का मतलब होता है माप, यानी कि तीन कोणों का माप। या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि तीन कोण किसमें पाए जाते हैं दोस्तों? तो तीन कोण किसमें पाए जाते हैं? त्रिभुज में पाए जाते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या है कि त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं का माप का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो त्रिभुज के कोण तथा भुजाओं के माप का अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में हम। अब देखते हैं दोस्तों, त्रिभुज आ गया तो कौन से त्रिभुज का हम अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों? त्रिभुज तो हमारे पास कई प्रकार के होते हैं। एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समकोणीय त्रिभुज। तो कौन से त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, देखते हैं। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति का प्रयोग आज से करीब करीब 1000 या 1500 साल पहले जो हमारे खगोलविद होते थे, खगोल शास्त्री होते थे, वो त्रिकोणमिति का उपयोग ग्रहों की दूरी ज्ञात करने के लिए करते थे। क्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों? ग्रहों की दूरी ज्ञात करने के लिए। अब मान लीजिए कि ये हमारी धरती है और अभी हम यहाँ पे धरती की इस सरफेस पे हैं दोस्तों, और कोई एक ग्रह यहाँ पे है। तो अब हम यहाँ से इस ग्रह की दूरी, यानी कि धरती से इस ग्रह की दूरी ज्ञात करने के लिए इस त्रिकोणमिति का उपयोग हम करते थे दोस्तों। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्तों? 90 डिग्री का एंगल, मतलब ट्रायंगल ABC एक त्रिभुज बन गया दोस्तों। अब जिस त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण हो तो कौन सा त्रिभुज होता है दोस्तों? समकोणीय त्रिभुज। तो बात यहाँ पे साफ हो गया दोस्तों, क्लियर हो गया कि कौन से त्रिभुज का अध्ययन करने वाले हम? समकोणीय त्रिभुज के कोण तथा भुजाओं के मापों का अध्ययन करने जाएंगे इस चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं समकोणीय त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। समकोणीय त्रिभुज में जो 90 डिग्री हमारा होता है, 90 डिग्री के बिल्कुल जस्ट सामने वाली भुजा, इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? कर्ण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? कर्ण कहेंगे। 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा है उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? कर्ण कहेंगे। और समकोणीय त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है दोस्तों, वो हमारा क्या होता है दोस्तों? कर्ण। तो समकोणीय त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं दोस्तों? कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, यदि हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, यदि हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आधार। इसे हम क्या कह देंगे दोस्तों? आधार। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री और जिस एंगल की रिस्पेक्ट में हमें वैल्यू निकालनी है दोस्तों, वो जिस भुजा पर हो उस भुजा का नाम हम क्या दे देंगे दोस्तों? आधार। और एक जो बच गई लंबवत खड़ी 90 डिग्री पे, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? लंब कहेंगे। तो समझ में आ गया दोस्तों कि हमारे पास जो समकोणीय त्रिभुज होते हैं उसमें एक कर्ण, आधार और लंब होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यदि हम एंगल की जगह एंगल सी को मान ले, एंगल ए की जगह एंगल सी को अगर मान ले, सी के रिस्पेक्ट में यदि हम काम करें तो क्या होगा दोस्तों? देखते हैं। सेम बिल्कुल इसी ट्राइंगल को एक बार फिर से हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एंगल ए, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये हमारा 90 डिग्री। अब दोस्तों, इसमें हमने ए के रिस्पेक्ट में किया था, और यहाँ पे क्या करेंगे? एंगल सी के रिस्पेक्ट में। तो दोस्तों क्या होता है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे दोस्तों? कर्ण कहेंगे। तो ये चीज आपने देख लिया, यहाँ पे भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमने कर्ण नाम दिया है, यहाँ पे भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमने कर्ण नाम दिया। तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि कर्ण जो होता है वो बिल्कुल हमारा स्थिर रहता है, मतलब ये चेंज नहीं होता है। जो समकोणीय त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगी ना दोस्तों, वो हमारा क्या होता है? कर्ण ही होता है दोस्तों। ठीक,
आधार और लंब ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं। कैसे? जब हम एंगल चेंज करेंगे तब। ठीक है दोस्तों, यहां पे हमने एंगल ए लिया था, अब यहां पे हमने क्या ले लिया? एंगल सी। तो अब 90 डिग्री और एंगल सी, एंगल जिस भुजा पर बन रहा है दोस्तों, इसका नाम हम क्या दे देंगे? आधार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आधार। और ये क्या बच जाएगा फिर हमारे पास? लंब। तो देख लिया दोस्तों आपने किस प्रकार से हमने एंगल को चेंज किया। तो हमारा आधार और लंब ये दोनों चेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अब देखते हैं दोस्तों कि समकोणीय त्रिभुज के लिए पाइथागोरस नामक एक गणितज्ञ ने रिलेशन दिया था आधार, कर्ण और लंब के बीच में। वो रिलेशन हमारा क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। किसने दिया था दोस्तों? पाइथागोरस ने। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया था दोस्तों। उस प्रमेय को हम क्या कहते हैं दोस्तों? देखना जरा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये रिलेशन किसने दिया था दोस्तों? पाइथागोरस ने दिया था। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया? कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। अब दोस्तों इसका उपयोग हम कैसे करेंगे? हमारे पास सवाल में दो भुजाएं दी गई हो सकता है हमारे पास आधार और लंब दिया गया हो और हमें कर्ण ज्ञात करना हो। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। या फिर हो सकता है हमारे पास कर्ण और लंब दिया हो, हमें क्या निकालना हो? आधार निकालना हो। चलिए एक क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मान लीजिए यही हमारा एक त्रिभुज है और एंगल ए की रिस्पेक्ट में ही हमें काम करना है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। ये हमारे पास आधार 3 सेंटीमीटर दिया गया है और लंब हमारे पास है दोस्तों 4 सेंटीमीटर, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्ण। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्ण। तो हमें क्या निकालना है? कर्ण। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है दोस्तों? यहाँ पे एसी। तो हम क्या लिख देंगे? एसी का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर। तो आधार हमारे पास 3 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब हमारे पास कितना है दोस्तों? 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 16। ठीक है, तो 9 और 16 कितने हो जाएंगे दोस्तों हमारे पास? 25। अब देखते हैं दोस्तों हमारे पास AC स्क्वायर बराबर में यदि 25 आ गया, यहाँ पे स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा दोस्तों? अंडर रूट। तो हम लिखेंगे कि AC बराबर अंडर रूट का 25 जो कि 5 के बराबर होता है। तो AC का मान कितना आ गया दोस्तों हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या कह सकते हैं? हमारा कर्ण कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों वीडियो को रोक करके। ठीक है, हमारा एक अगला क्वेश्चन है, इसी में क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं। यहां पे भी एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमें काम करना है। कर्ण हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों और आधार हमारे पास हो गया दोस्तों और 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और हमें क्या निकालना है? लंब निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहां पर से कर्ण का स्क्वायर। अब कर्ण तो हमारे पास दिया गया है दोस्तों 10 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 10 का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, आधार हमारे पास कितना है? 6 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 6 का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। लंब हमारे पास है नहीं, तो BC हम लिख सकते हैं, लिख देंगे BC का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों? तो 100 का स्क्वायर हमारा 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 100। उसके बाद 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 प्लस में BC का स्क्वायर। 36 इधर आके क्या करेगा दोस्तों? माइनस। कोई भी चीज प्लस कर रही होती है तो बराबर की इधर आके क्या करती है? माइनस। तो 100 में से 36 को यदि हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों? 64, 64। तो BC स्क्वायर बराबर में 64 हो गया। ये स्क्वायर है, इधर आके क्या करेगा? अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 64 बराबर में BC, और अंडर रूट 64 का मतलब कितना होता है दोस्तों? 8। तो हम कह सकते हैं कि BC बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों?
8 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 8। तो ये हमारा लंब क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। दोस्तों कभी कभी बच्चों को इसमें भी दिक्कत हो जाता है कि सर ये √64 का मतलब सर 8 कैसे होता है। तो हमने ये बचपन में भी पढ़ा है दोस्तों, देख लेते हैं एक बार। अगर यदि हम 64 का फैक्टर करें, अभाज्य गुणनखंड करें दोस्तों, तो 2 से लगेगा ये, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर हमने 2 से लगा दिया, 2 एकम 2, एक हाथ से लगा के 12 हो जाएगा, 2 6 12। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम देखते हैं 2 के पहाड़े में 16 कितनी पे आता है 8 पे, फिर 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 4, फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा 2, फिर 2 से हमने लगा दिया कितना आ गया 1। अब अंडर रूट में हम क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ा बनाते हैं। हमने इन दोनों का एक जोड़ा बना दिया और इन दोनों को मिलाकर के केवल 1 2 लिखेंगे, फिर इन दोनों का एक हमने जोड़ा बना दिया, गुणे में 1 2 इसका भी लिख दिया, फिर इसका हमने जोड़ा बना दिया और गुणे में 1 2 हमने इसका लिख दिया। अब इसको आपस में गुणा करो दोस्तों, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया दोस्तों 8। चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि कभी कभी या अभी इस टाइम में बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जो एग्जाम एमसीक्यूज के रूप में कंडक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में कंडक्ट कर रहे हैं। तो वहां पर क्या होता है दोस्तों कि यदि हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके फिर अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो बहुत ज्यादा समय व्यर्थ होता है इससे। तो इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक लाया हूं जिसे हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं। ट्रिपलेट से बड़े ही आसानी से आप 2 भुजा अगर दी गई होती है तो तीसरी भुजा को आप आराम से निकाल सकते हैं। देखते हैं दोस्तों हमारे पास कुछ ट्रिपलेट्स हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा ट्रिपलेट क्या बनता है 3 4 और 5 का। अब इसमें 3 और 4 ये या तो लंब हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं दोस्तों आधार। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि लंब और आधार ये दोनों चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये हमारा कर्म क्या रहता है दोस्तों फिक्स रहता है। और एक चीज आप एक बार और ध्यान में देना आप लोग दोस्तों कि 3 4 और 5 इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों 5, और 5 हमारा क्या है दोस्तों कर्म। तो एक चीज मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो समकोणीय त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं कर्म कहते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा रिलेशन क्या बनेगा दोस्तों 6 8 और 10 का। उसके बाद दोस्तों अगला रिलेशन क्या बनेगा 9 12 और 15 का रिलेशन बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें देखते हैं कि इसका हम उपयोग कैसे करेंगे, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल दिया गया होगा, ठीक है दोस्तों, एक ट्राइंगल हमारे पास दिया हुआ होगा जिसका नाम है ट्राइंगल ABC। यहाँ पे 90 डिग्री है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमें काम करना है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास ये दिया गया है 9 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर दिया गया है। अब ये कर्व हमें निकालना है। तो दोस्तों हमें अगर पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे तब तो बहुत लंबा सवाल खींच जाएगा। इससे बेटर है कि हम ट्रिपलेट को माइंड में रख लें। तो ट्रिपलेट से क्या होता है दोस्तों 9 12 और 15 हमें मालूम है कि 9 12 और 15 का एक ट्रिपलेट बनता है। ये हमारा 9 हो गया, ये हमारा 12 हो गया, तो ये हमारा क्या हो सकता है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से इसका इस्तेमाल करना है। एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसे भी दिए जा सकते हैं कि भाई ये P है, ये Q है और ये R है, और एंगल P के रिस्पेक्ट में हमें काम करना है दोस्तों। और ये हमारे पास 6 हो गया, ये हमारे पास 8 हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमें मालूम है ये हमारा क्या है दोस्तों कर्ण है। और एक चीज और हमें मालूम है ट्रिपलेट से कि 6 8 और 10 का एक ट्रिपलेट बनता है। एक भुजा जब 6 हो गया, दूसरा 8, तो तीसरी भुजा कौन सी हो जाएगी दोस्तों 10। तो हम बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं कि तीसरी भुजा क्या हो जाएगी हमारी 10। ठीक है दोस्तों, चलिए ऐसे ही कुछ और ट्रिपलेट्स हैं दोस्तों हमारे पास, उसको समझने की कोशिश करेंगे हम। एक हमारे पास होता है 5 12 और 13 का।
एक ट्रिपलेट हमारा होता है दोस्तों 10, 24 और 26 का। एक ट्रिपलेट होता है दोस्तों हमारा 8, 15 और 17 का। और एक ट्रिपलेट हमारा होता है दोस्तों 20, 21 और 29 का। तो दोस्तों इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है दोस्तों। अगर ट्रिपलेट से क्वेश्चन आता है तो फिर इन्हीं में से आएंगे दोस्तों, और बड़े ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। और ट्रिपलेट को याद रखना भी बहुत आसान है दोस्तों, कुछ खास नहीं इसमें। 3, 4 और 5 हमने लिख दिया। 3 दूनी 6 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 3 तिये 9, 4 तिये 12, 5 तिये 15। इनका एक अलग से अपना बन गया भाई। उसके बाद इसके लिए अगर याद रखेंगे तो 5, 12 और 13, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, और एक 18, 15, 17 का, 20, 21 और 29 का है। इतना याद कर लो तो बहुत ही आसान सा है दोस्तों, ऐसी माइंड में बैठ जाता है। चलिए इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति में दोस्तों सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे पास फंक्शन कितने होते हैं। तो त्रिकोणमिति में टोटल हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं, और वो 6 फंक्शन को हमें दोस्तों याद करना है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि इन 6 फंक्शंस में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। उस ट्रिक को हम कैसे लिखेंगे कि दोस्तों लालू आलू लाया, कच्चे कच्चे आलू। ठीक है दोस्तों, लालू आलू लाया, कच्चे कच्चे आलू। इसमें ल का मतलब क्या होता है दोस्तों, लंब। आ का मतलब क्या होता है, आधार। और क का मतलब क्या होता है दोस्तों, कर्ण होता है। ठीक, अब ये जो पहला हमारा रिलेशन होता है, पहला वाला रिलेशन किसका होता है दोस्तों, साइन थीटा का। किसका होता है, साइन थीटा का। यदि हम साइन थीटा का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बट्टे में कर्ण। साथ साथ में हम लिखते भी चलते हैं दोस्तों। यदि हम साइन थीटा का लिखे तो क्या हो जाएगा, लंब बट्टे में कर्ण। लंब बट्टे में कर्ण। इसी प्रकार से अगला रिलेशन हमारा किसका होता है दोस्तों, कॉस थीटा का। किसका होता है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार बट्टे में कर्ण। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर में आधार बट्टे में कर्ण। इसी प्रकार से अगला रिलेशन किसका हो जाएगा दोस्तों, टेन थीटा का। अगला रिलेशन किसका हो जाएगा, टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब बट्टे में आधार। तो लिख देंगे टेन थीटा बराबर में लंब बट्टे में आधार। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों एक चीज और आप याद रखना कि टेन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, तो टेन का उल्टा होता है कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा। इसको हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसको हम ऐसे लिखेंगे उल्टा, यहां से कर्ण बट्टे में लंब। यदि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण है तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे में लंब हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां पर दोस्तों कोसेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण बट्टे में लंब। ठीक है, इसी प्रकार से कोस का उल्टा, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा, SEC, सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा को हम कैसे लिखेंगे, कर्ण बट्टे में आधार। तो यहां पे लिखते हैं सेक थीटा बराबर में कर्ण बट्टे में आधार। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार बट्टे में लंब। तो यहां पे हम लिख देंगे कॉट थीटा बराबर में आधार बट्टे में लंब। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास कुल कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं दोस्तों, 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, अब इसको बच्चे जो है याद करने में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका आपके पास यही है
कि आप साइड में लिख दो लाला लालू आलू लाया, कच्चे कच्चे आलू। और देख लेते हैं पहला रिलेशन हमारा साइन थीटा का, दूसरा कॉस थीटा का और तीसरा टेन का होता है। और साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। इतनी चीजें तो यही से क्लियर होगी दोस्तों होता क्या है, बेसिकली जो हमारे पास साइन थीटा है इनका उपयोग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोल चुका है कि इनका उपयोग करीब करीब आज से 1500 या फिर 1000 ईस्वी पहले, यानी कि हम कह सकते हैं कि 500 ईस्वी में, आज से 1500 साल पहले 500 ईस्वी में किसने, तो आर्यभट्ट जी ने, जो हमारे भारत के बहुत ही महान गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट जी ने साइन का प्रयोग किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में, ठीक, और उन्होंने साइन को लिखे थे SINE, साइन लिखे थे, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद एक हमारे अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, उनका नाम था एडमंड गुंटर। उनका नाम क्या था, एडमंड गुंटर। उन्होंने क्या किया था दोस्तों कि साइन का शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने लिख दिया था SIN, केवल ई उन्होंने हटा दिया था। तो तब से लेकर के हम आज तक साइन को केवल हम SIN, साइन को केवल हम साइन लिखते हैं और हम साइन थीटा ऐसे ही पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, हमारे पास जो कॉस है, कॉस का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, फुल फॉर्म क्या होता है, COSINE, कोसाइन होता है दोस्तों, ठीक। लेकिन हम कोस क्यों पढ़ते हैं, तो एक और हमारे प्रोफेसर थे जिनका नाम था जोनास मूरे। क्या नाम था, जोनास मूरे। इन्होंने क्या किया कि कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने क्या लिख दिया, वही कॉस, कॉस लिख दिया इन्होंने, और तब से आज तक हम इसको कॉस ही पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। वीडियो को रोकिए और जल्दी से वीडियो को उतार लीजिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए साइन A, tan A और sec A की वैल्यू। और दूसरा पार्ट है cos C और cot C की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए दोस्तों, पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। एक हमने ट्राइंगल का डायग्राम बना दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसका नामकरण हम कैसे करेंगे दोस्तों, हमारे पास AB बराबर में 5 सेंटीमीटर दिया है और BC बराबर में 12 सेंटीमीटर दिया गया है दोस्तों। तो इसमें आप हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी जब दो चीजें, यहाँ पर देखो AB और यहाँ B है, यहाँ पे भी और इसमें भी B है दोस्तों, जब भी ऐसे दो शब्द एक बार नजर आपको आ जाए तो आप ये समझ लेना कि वहां पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है दोस्तों। AB में भी B है और BC में यहाँ पे भी B है, कॉमन हो गया ना दोस्तों। तो जब भी आपको कोई भी शब्द कॉमन नजर आ जाए तो आप ये समझ लेना कि वहीं पे हमारा क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। तो ये हमारा एंगल B बराबर में क्या हो गया दोस्तों, 90 डिग्री। अब उसके बाद हमारे मर्जी पर डिपेंड है दोस्तों, हमारे मर्जी पर डिपेंड क्या है दोस्तों कि या तो हम इसे A मान ले या फिर हम इसे A मान ले, ठीक है दोस्तों, या उसे B मान ले उसे B मान ले, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से ये हमारा AB। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे इसे हम A मान लिया और इसे हमने C मान लिया, ट्राइंगल AB और C हो गया दोस्तों, ठीक है। अब AB बराबर हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया गया दोस्तों, तो AB बराबर क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर, और BC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो BC हमारा ये है, तो इसे हम लिख देंगे ऐसे 12 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कर्व AC का वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें मालूम है दोस्तों कि एक हमने ट्रिपलेट पढ़ा है 5, 12 और 13 का। तो जब एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी दोस्तों, 13 सेंटीमीटर, जाहिर सी बात है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो तीसरी भुजा हमारी क्या हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर।
वैसे दोस्तों जब हम ऑब्जेक्टिव कर रहे होते हैं तब तो हम ट्रिपलेट का इस्तेमाल करेंगे, इस टाइप से कर देंगे। लेकिन जब हम सब्जेक्टिव कर रहे होते हैं तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होता है दोस्तों। और देख लेते हैं हम उसका प्रयोग कैसे करेंगे, मैं उस प्रकार से एक बार करके बता देता हूं। सब्जेक्टिव के लिए लिखेंगे ट्राइंगल एबीसी में, ट्राइंगल एबीसी में क्या लगाएंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लगाएंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, मतलब AC का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास A है क्योंकि एंगल A के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कर्ण हमारे पास A हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आधार का स्क्वायर, तो आधार हमारा ये हो जाएगा AB। तो AC का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो AC का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5। तो 5 का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। BC हमारे पास कितना है, 12। तो हम क्या लिख देंगे, 12 का स्क्वायर। देखते हैं दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो AC का स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 25 और 144 169। तो AC का स्क्वायर बराबर, AC बराबर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 169। अंडर रूट 169 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 13। तो हमारे पास क्या आ गया, 13 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। वीडियो को रोक करके जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें दोस्तों निकालना क्या है, तो पहले का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन का हमें निकालना है साइन A की वैल्यू। किसकी वैल्यू दोस्तों, साइन A की। साइन A का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो अगर आपको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप क्या कीजिएगा, साइड में लिख दीजिएगा क्या, कि भाई लालू आलू लाया। कैसे आलू लाया भाई, कच्चे कच्चे आलू लाया। लालू आलू लाया, कच्चे कच्चे आलू, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे कि पहला क्या होता है हमारे पास, साइन का रिलेशन होता है दोस्तों। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे में कर्ण। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, लंब बट्टे में कर्ण, ठीक है दोस्तों। लंब की वैल्यू हमारे पास कितना है इसमें देखना दोस्तों, 12। और कर्ण की वैल्यू कितना है, 13, ठीक है दोस्तों, हो गया। इसी प्रकार से tan A की वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan A। और tan A का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो ये हमारा tan का होता है। तो tan A का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे में आधार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लंब बट्टे में आधार। लंब हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। और आधार हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से सेक A की वैल्यू निकालेंगे। तो सेक A बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये हमारा किसका होता है, कॉस का वैल्यू। और यदि हम कॉस को उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक। तो उल्टा कैसे लिखते हैं, नीचे से ऊपर, यानी कि कर्ण बट्टे में क्या हो जाएगा, आधार। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, कर्ण बट्टे में आधार। कर्ण की वैल्यू हमारे पास 13 हो गया और आधार की वैल्यू 5, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं सेकंड पार्ट करवाता हूं। सेकंड का हल देखते हैं दोस्तों। हमारे पास है cos C की वैल्यू और cot C की वैल्यू। cos C की वैल्यू अब देखते हैं दोस्तों हमारे पास कि हमने अब एंगल A के रिस्पेक्ट में नहीं, एंगल C के रिस्पेक्ट में काम करना है। अगर एंगल C के रिस्पेक्ट में काम करेंगे तो कर्ण तो हमारा कर्ण ही रहेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार। और ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण तो चेंज होता ही नहीं, ठीक है। अब cos C, cos की वैल्यू क्या होता है दोस्तों, आधार बट्टे में कर्ण। cos की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, आधार बट्टे में कर्ण। आधार हमारे पास अब कितना हो गया, 12। और कर्ण हमारे पास कितना है, 13, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से cot C की वैल्यू निकालेंगे। cot C, cot किसका उल्टा होता है दोस्तों, tan का उल्टा होता है, ठीक। तो tan हमारे पास क्या है, लंब बट्टा आधार। तो cot के लिए क्या लिखेंगे, आधार बट्टे में लंब। क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार बट्टे में
लंब। ठीक है, तो आधार की वैल्यू हमारे पास कितना है दोस्तों 12 सेंटीमीटर और लंब की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो 12/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को रोकिए और जल्दी से इसे उतारिए। दोस्तों जब मैं आपको समझा रहा होता हूं तब आपके हाथ में बिल्कुल भी पेन नहीं होना चाहिए। जब मैं समझाता हूं तो आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए और जब बोर्ड भर जाता है उसके बाद आप वीडियो को रोक करके फिर उसके बाद इसको नोट डाउन कर दिया कीजिए। साथ साथ नोट डाउन कभी भी मत करना, इससे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट फिर आपको सही से समझ में नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगले का कॉन्सेप्ट करते हैं। एक चीज और देख लीजिएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। उल्टा का मतलब उल्टा कैसे लिखते हैं, मान लीजिए हमारे पास 4 है, अगर मुझे 4 का उल्टा लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा 1/4 प्रतिलोम। हमारे पास 2/3 है, 2/3 का उल्टा लिखने के लिए हम क्या करेंगे 3/2 ऐसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से साइन थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों कोसेक थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। तो इसे दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू ये कोसेक इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर में 1। ये हमारा पहला रिलेशन हो जाएगा दोस्तों। सेकंड रिलेशन है हमारे पास कॉस थीटा का। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों सेक थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में 1। तीसरा रिलेशन हमारे पास किसका होता है दोस्तों टेन थीटा का। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों कॉट थीटा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में 1। ठीक है दोस्तों, इसे भी जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें एक चीज और होता है दोस्तों, हमारे पास टेन थीटा का एक और वैल्यू होता है टेन थीटा बराबर में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इसी प्रकार से फिर दोस्तों कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इन पांचों रिलेशन को आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोक करके। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है यदि tan a बराबर 4/3 हो तो ज्ञात कीजिए साइन a प्लस साइन c की वैल्यू। और दूसरा पार्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर a की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम इसमें कि हमारे पास दिया क्या गया दोस्तों tan a बराबर में 4/3। तो tan a बराबर क्या होता है दोस्तों 4/3 और tan a की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों लंब बट्टे में आधार। क्या होती है दोस्तों लंब बट्टे में आधार। या फिर याद नहीं है तो आप बगल में लिख लीजिए आराम से क्या कि लालू आलू लाया। अब भाई साहब कच्चे कच्चे आलू लाया। कैसा आलू लाया कच्चे कच्चे। ठीक है, तो हमारा अगला है कि tan a का रिलेशन तो यही होता है यानी कि लंब बट्टे में आधार। ठीक है दोस्तों, लंब bट्टे में आधार। तो हमारे पास लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और आधार की वैल्यू 3। तो हम यहां पर लिखेंगे कि लंब बराबर में हमारे पास 4 सेंटीमीटर या कुछ भी हो सकता है, हम के भी मान लेते हैं कभी कभी अगर वैल्यू नहीं दी होती है तो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आधार बराबर में 3 है दोस्तों। अब हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों कर्म ज्ञात करना है। ठीक, लंब की वैल्यू है आधार की वैल्यू हमें किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों कर्म। एक ट्रिपलेट हमने पढ़ा है कि 3, 4 और 5 का। यदि लंब 4 है और आधार 3 है तो कर्म हमारा क्या हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक डायग्राम ही बना करके बता देता हूँ। ये हमारे पास डायग्राम है किसका है दोस्तों ए बी और सी। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा एंगल ए है। अब हमारे पास देखिए दोस्तों लंब हमारे पास कितना था ए के लिए लंब हमारे पास 4 है और आधार कितना है 3 और कर्व की वैल्यू कितना है दोस्तों 5। ठीक है, अब इसी प्रकार से दोस्तों
वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो साइन ए प्लस साइन सी, साइन ए प्लस में साइन सी, तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, साइन ए प्लस में साइन सी, तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? लंब बट्टे में कर्व। तो हमारे पास लंब क्या है दोस्तों, देखना जरा, 4 और कर्व हमारे पास ये 5। ठीक है, तो साइन ए की जगह क्या है? 4/5 प्लस में साइन सी। अब सी का मतलब दोस्तों हमने एंगल इसको मान लिया है। अब जब हम एंगल इसको मानेंगे तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये लंब और ये हमारा कर्व। ठीक है, तो साइन की वैल्यू क्या होता है? लंब बट्टे में कर्व। तो लंब हमारे पास 3 है और कर्व हमारे पास 5 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3/5। बीन का जमा करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7/5। ठीक है दोस्तों, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगले पार्ट को करते हैं। हमारे पास अगला पार्ट है दोस्तों 1 + tan स्क्वायर a 1 - tan स्क्वायर a। ठीक है दोस्तों, हमारे पास अगला पार्ट है 1 + tan स्क्वायर a 1 - tan स्क्वायर a। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों 1 + tan स्क्वायर। tan की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? लंब बट्टे में आधा। ठीक है, और a के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? a के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो tan स्क्वायर, tan की वैल्यू लंब बट्टे में आधार, लंब हमारे पास 4 है और आधार हमारे पास कितना है दोस्तों? 3 है, तो हम क्या लिखेंगे? 4/3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार से 1 - tan स्क्वायर, यानी कि फिर 4/3 का स्क्वायर चल रहा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, 1 + 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 16, 3 का स्क्वायर 9। इसी प्रकार से 1 - 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। इसका यदि इसमें भिन्न का जमा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों? 25/9। और इसमें भिन्न का यदि हम घटा लगाते हैं तो दोस्तों हमारे पास कितना आ जाता है? 7/9। ठीक है दोस्तों, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 को यदि हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? 25 × 7 = 175, और 9 को यदि हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 81। तो हमारा आंसर आ गया 175/81। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से इन क्वेश्चंस को आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 2 बार 3 बार लगातार देखिए। ठीक है दोस्तों, सारी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगी, बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर जब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए तो आप क्या कीजिएगा? NCERT जो हमारी बुक है, इसमें से आप एक्सरसाइज 8.1 को खुद से कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट बताया है वो सब एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड है, इसी पर बेस्ड है दोस्तों। अगर आपने आज कॉन्सेप्ट समझ लिया तो एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई दिक्कत होता है आपको तो फिर मैं 8.1 के लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।